हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रथ अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग जो बीएससी मैथमेटिक्स है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लेक्चर सीरीज यहाँ पर हम अपलोड करते रहेंगे डे बाय डे। आप उन लेक्चर्स को विजिट करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लेक्चर्स का कंटेंट होगा, जो मैथमेटिक्स का कंटेंट होगा, वो फुल कंटेंट होगा। फ्रॉम चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर लास्ट तक का सारा कंटेंट हम यहाँ पर आपको लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स यहाँ पर हम डिलीवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, बट अगर कंटेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सिलेबस में है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को आप अच्छा कर सकते हैं। आप अपने मैथमेटिक्स को इनहेंस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। हम फर्स्ट पेपर आपको पढ़ेंगे, दैट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें 4 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी लेक्चर्स हैं, दिस इज वेल डिफाइंड लेक्चर, तो आप इनको जो है आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा, एक नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स एक राइट करते रहिएगा और फिर उसके बाद जो है आप उनको रिविजन्स करते रहिएगा, तो आपको जो मैथमेटिक्स हम सिखाना चाह रहे हैं वो अच्छे से सिखा पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए और हम लोग अपनी मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी की बात करना है। तो आज के लेक्चर में हम लिमिट्स पढ़ेंगे, बट लिमिट से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल सीख लेते हैं। जैसा कि हम अपने 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शंस पढ़ा था, और फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि हम जो कर्व्स डिफाइन करते हैं, जो ज्योमेट्री हम डिफाइन करते हैं, वो फंक्शंस की मदद से करते हैं। तो आइए जरा हम पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन के जो आस पड़ोस जो हमारा जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको सीख लेते हैं। देन वी टॉक अबाउट लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। लिमिट्स क्यों डिफाइन की गई और क्या होती है लिमिट, और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सीखेंगे। ओके, तो लेट्स डिफाइन फंक्शन फर्स्ट। तो लेट्स डिफाइन फंक्शन। ओके, तो definition of the function, क्या होता है फंक्शन? फंक्शन इज द रूल्ड कंडीशन दैट एसोसिएट एक एलिमेंट के, एक सेट के एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के सेट को एसोसिएशन होता है, मतलब एसोसिएट करते हैं या रिलेट कर सकते हैं, कैसे, विद अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है, लेट अस सी। So function is a rule of correspondence, we can see. So let us write here. If I'm just taking two sets, let A and B be two sets non-empty sets. Okay. So a rule of correspondence, a rule of correspondence F, इसका नाम हम F रखते हैं, from A to B is said to be a function if each or you can say every if each element of A
has a unique image in B. It means that कि if I'm just saying कि एक element है, if you can say if let A is any X is any element in A, ठीक है, तो definitely there exist, this is symbolism for there exist a Y in B such that this X is associated with Y. Yeah, you can say if we rule this rule is your F, then you can say this Y is equals to Fx. So this is the function. तो क्या कह रहा है? For every, there two things is important. One is for each and every, each element, we can say each, हर एक एलिमेंट ए का, है ना, हैज ए यूनिक इमेज इन बी. ओके, तो हम कुछ यहाँ पर एसोसिएशन लिखते हैं. इफ आई एम जस्ट टेकिंग फॉर द अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक सेट ए ले लिया और एक हमने सेट बी ले लिया. अब ध्यान दीजिएगा, हमने इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे 1 2 3, यहाँ पर हमने लिखा ए बी सी और डी, हमने 4 एलिमेंट्स लिखे. हमने कहा 1 की इमेज है ए, या यू कैन से 1 इज एसोसिएटेड विद ए विद अ रूल एफ. एफ इज दिस इज कंडीशन. ओके, इस कंडीशंस के थ्रू इसमें हमने डिफाइन किया. ओके, एंड 2 का इमेज है बी, बट वी डोंट हैव अ इमेज फॉर 3. 3 के लिए हमारे पास इमेज नहीं है. तो ये रूल तो है, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये तुम कह सकते हो रिलेशन तो है, बट इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, दिस इज कंडीशन, दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो अगर हमारे पास 3 के लिए भी मान लो 3D से रिलेट हो गया, तो अब ये फंक्शन हो गया, नाउ इट इज अ फंक्शन. बट अगर हमने कहा कि 2B से रिलेट करता है और 2C से भी रिलेट करता है, इट मीन्स फॉर 2 वी हैव 2 इमेज B एंड C. तो द यूनिकनेस खत्म हो गई, तो यूनिकनेस हमारे पास यहाँ पर खत्म हो गई. इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ फंक्शन. समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन को होने के लिए जो फर्स्ट सेट है, उसका हर एक एलिमेंट के लिए जो है यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर या दूसरे सेट के अंदर, तभी हम उस रिलेशन को, उस करस्पॉन्डेंस को हम फंक्शन कहेंगे. ठीक है, तो वी, आई थिंक वी गेट इट. ओके, तो in this section, if you are just notation is there, समझना, if we have a function, तो we have association from A to B. तो ध्यान दीजिएगा, ये जो A है, दिस इज नोन एज डोमेन. इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन. मतलब जिन वैल्यूज के लिए हमारे पास जो रूल है वो डिफाइंड है, या जिन वैल्यूज पे वो फंक्शन हमें मिल जाता है, फंक्शन का वैल्यू मिल जाता है, वो हमारे पास डोमेन कहलाता है. ठीक, डोमेन का पार्ट होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमेन. हम अपने जो लोअर क्लासेस है उसमें पढ़ के आए हैं कि जो सेकेंड सेट होता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. ओके, एंड रेंज, रेंज क्या होता है? क्योंकि यू नो दैट कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी. तो जो एग्जिस्ट एलिमेंट है, एग्जिस्टेड एलिमेंट है, या जो हमारे पास वैल्यूज हैं उस फंक्शन की, इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन. जो एसोसिएट करता है जिस वाई से एक्स, है ना, तो उसको हम रेंज बोलते हैं. तो कलेक्शन ऑफ सच वैल्यूज is called range of the function where x is belonging to A. Clear? So all such fx का collection is called a range of the function. तो ये चीज हमें समझ में आ गई. तो एक चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि जो fx है, clearly we know that for all x in A, एक चीज तो क्लियर है कि जो fx आएगा that will be in B. It means that इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज योर आर एफ एफ, है ना, मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन, आर से भी डिनोट करते हैं.
या समटाइम हम एफ ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज योर रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि कोई भी हमारे पास वैल्यू ले लेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे ए का, उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास बी के अंदर होगी। तो यू क्लियरली से कि जो हमारे पास एफ ए है या रेंज सेट है, दैट विल बी द सबसेट ऑफ बी। वो कोडोमेन का सबसेट होता है। यू कैन से दैट रेंज of F is just the subset of codomain. Okay, got it? So we got that the function and function का definition, function हमारे पास क्या होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यूनिक होना चाहिए इमेज, और दूसरा फॉर एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन वी हैव अ एलिमेंट इन बी, है ना, उसके लिए एक एलिमेंट है जिससे वो एसोसिएट है। ओके, अब हम आते हैं, लेट अस राइट सम डेफिनेशन, सम बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन इक्वल कब कहलाएंगे? इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस, तो दो फंक्शंस के इक्वल होने के लिए पहली बात तो उनकी डोमेन सेम हो, बाकी हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन का हम यूज कर रहे हैं उसके लिए सेम वैल्यूज वो दे रही हो। तो यू कैन जस्ट राइट हियर टू फंक्शंस, f and g are equal if first condition their domain should be equal, domain of f domain of f is just equal to domain of g, है ना। सेकेंड वन, हमारे पास क्या होना चाहिए कि उनके पास जो वैल्यूज हैं हर एक पॉइंट पे, अगर डोमेन से कोई वैल्यू निकालेंगे तो उस पे फंक्शन की वैल्यूज भी सेम होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है, सर ये तो सेम फंक्शन की आप बात कर रहे हो, इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये डिफर किससे करेंगे? अगर हम इक्वलिटी दो फंक्शंस, अगर हम एफ और जी नोटेशन यूज कर रहे हैं, इट मींस सेम फंक्शन हम क्यों नहीं? नहीं, ये फंक्शन सेम नहीं, इनके एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। समझ रहे हो? एक्सप्रेशन जो फंक्शन का है, जो फंक्शन का रिलेशन लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, रूल जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, बट वो सेम डोमेन पे डिफाइंड है, और जो भी एक्स यूज करते हैं उसमें सेम वैल्यूज वो दोनों लोग दे रहे हैं। तो उस केस में वो दोनों फंक्शन इक्वल कहलाएंगे, दैट टू फंक्शंस आर कॉल्ड इक्वल्स। ओके, तो लेट अस से सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो नंबर फर्स्ट वी आर राइटिंग हियर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसका वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती, हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। राइट हियर द कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? इफ k इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इफ k is a fixed value, fixed real number, then this fx is equals to k for all x in R set of real number is called a constant function.
हमारे पास जो डिफाइंड फंक्शन है, जनरली हम लोग जो जो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है ना। तो हम हमारे पास जो फंक्शंस हम यहाँ पर लेके चलेंगे बेसिकली वो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है। बाकी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एक्स जिस पे फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास डोमेन चेंज होती रहेगी। या यू कैन से कि जो हम एफ डिफाइन करेंगे दिस इज ऑन द सबसेट ऑफ आर टू आर, है ना। मतलब आर का ही सेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर्स के ऊपर ही फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होगा। तो उसी का कोई सबसेट हम ले लेंगे, उसी के ऊपर फंक्शन हमारे डिफाइंड हो, जो हम अपने टेक्स्ट बुक में या फिर हम अपने कंटेंट के दौरान पढ़ेंगे वो हम वहां पर जो फंक्शंस हम लेंगे वो बेसिकली डिफाइंड ऑन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, या कह सकते हो रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है ना। बाकी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अलग अलग डिफिनीशन के अंदर, मान लो फंक्शन कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे कहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर में। बहुत देखेंगे, हम डोमेन निकालेंगे और रेंज की बात करेंगे फंक्शन की, और उसके बाद हम लेटर वी टॉक अबाउट द लिमिट्स। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन वी हैव डन कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे कि हमने अगर लिख दिया here the fx is equals to 2, तो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब एक्स आप कुछ भी रखो, इफ यू आर टेकिंग एनी रियल नंबर, एक्स बराबर मान लो आपने 1 रखा तो f1 की वैल्यू भी 2 आएगी। इफ यू आर टॉकिंग एक्स बराबर 2 तो f2 की वैल्यू भी हमारे पास 2 आएगी, है ना, सारे के सारे। अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शन की डिफिनीशन है वो ये कहती है कि एक एक्स के लिए दो वाई नहीं होने चाहिए, बट दो एक्स के लिए सेम वाई हो सकता है। उसकी डिफिनीशन में यू कैन से इफ वी हैव एक्स, तो एक्स के लिए दो वाई हमारे पास नहीं होने चाहिए। दिस इज यही डिफिनीशन कहती है कि दो वाई नहीं होनी चाहिए, कि एक से ज्यादा वाई नहीं होने चाहिए, यूनिक वाई होना चाहिए। बट अगर दो यहाँ पर एक्स हैं, x1 x2 और x3, तो हमारे पास इससे ज्यादा हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं, एक सेम वाई हो सकता है ना। मतलब ज्यादा एक्स एक सेम वाई से रिलेट कर सकते हैं बट एक एक्स दो वाई से ना रिलेट करें, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल फॉर अ फंक्शन बट इट इज नॉट। ओके, तो आइए जरा नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सेम सेट से सेम सेट के ऊपर होता है, और ये तुम्हारे पास जो है डिफाइंड होता है। लेट अस डिफाइन हियर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये क्या होता है कि द फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट टू सेट एंड गिव्स द सेम वैल्यू एज अ टेकन वेरिएबल एक्स। जो भी हमने डोमेन का एलिमेंट लिया वही वैल्यू वहां पर भी मिलती है। तो डायरेक्ट डिफाइन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द टाइप, द फंक्शन f is from a to a, same set is defined as this is fx is equals to x for all x is belonging to a, है ना, या कह सकते हो y is equals to x, है ना। और इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y इक्वल्स टू x एक लाइन बनेगी, दिस इज लीनियर वन, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये कुछ बेसिक जो फंक्शन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जब हम रिजल्ट्स के प्रूफ्स लिखेंगे या फिर कहीं हमें जरूरत पड़ी तो हम आसानी से उनको समझ पाए। ओके, सो नंबर थर्ड वन, वी आर जस्ट टेकिंग वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, तो वी आर जस्ट सेइंग मैप। फंक्शन के कई सारे नाम होते हैं, मैप होता है, मैपिंग बोल सकते हैं, या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। तो अ मैप एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव, और वन वन if images are same for the two values, f of a1 is just equal to f of a2, so their pre-images should be equal.
अब इसमें वन वन का मतलब है हमें ये चीज पता है कि हमारे पास एक एक्स के लिए यूनिक वाई मिलता है, बट वाई की तरफ से हमें नहीं पता कि एक उधर की वाई है उससे उसके लिए एक ही एक्स प्री इमेज है या दो प्री इमेज है। बट वन वन का मतलब ये हुआ कि हम अगर उधर से भी देखें तो जो वाई है जिससे एसोसिएट हो रहा है, अगर कोई वाई एसोसिएटेड है तो वो एक ही एक्स से एसोसिएटेड, मतलब इधर से तो वन था ही था, उधर से भी वन ही हो, तो दैट इज कॉल्ड वन वन करेस्पॉन्डिंग, ये वन वन फंक्शन, ओके, इंजेक्टिव फंक्शन। So if images are of the two values is equal, तो their values should be equal, क्योंकि वैल्यूज अगर डिफरेंट हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब दो x थे, x1 और x2, या दो a1 और a2 थे, उनके लिए एक इमेज आ गई, है ना। तो if images are same, f of a1 is equals to f of a2, this implies a1 is equals to a2, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि, और यू कैन सी, और इफ a1 is not equals to a2, तो इनकी इमेजेस इक्वल नहीं होनी चाहिए, दिस शुड इम्प्लाई f of a1 is not equals to f of a2, क्योंकि अगर दो मान लो प्री इमेजेस अनइक्वल हैं बट उनकी इमेजेस इक्वल हो गई, तो हमारे पास दो एक्स थे उनकी सेम इमेज हो गई, है ना, जो होना नहीं है। वन वन का मतलब दोनों तरफ से वन वन दिखे, है ना, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ओके। नेक्स्ट टाइप इज योर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, या इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होता है, हम मैप f from a to b is called surjective, सर्जेक्टिव मैप। अच्छा, हमने एक चीज देखा था कि जो हमारे पास रेंज था वो हमारे पास सबसेट था किसका, कोडोमेन का। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक से एसोसिएट हो, या यू कैन से कि जो रेंज सेट है वो जस्ट इक्वल टू द कोडोमेन, तो उस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो रेंज है दैट शुड बी अ प्रॉपर सबसेट, वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बट अगर इक्वलिटी आ जाती है देन इन दैट सेंस वी कॉल दैट इज फंक्शन इज ऑन टू। तो वी कैन से कॉल्ड अ सर्जेक्टिव मैप और ऑन टू फंक्शन if for all b in capital B, ठीक है, there exists a in capital A such that this f a is just equal to b. It means that हर एक एलिमेंट जो कि b के अंदर है वो किसी न किसी एलिमेंट ऑफ a इज एसोसिएटेड, है ना, देयर एग्जिस्ट, एक कोई एलिमेंट हमको जरूर a के अंदर मिल जाए जिससे वो एसोसिएट करना चाहिए। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन से लाइक दिस, कि जो रेंज है, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, और वी कैन से लाइक दिस एफ ए, रेंज ऐसे भी लिखा जाता है जस्ट इक्वल टू, क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड surjective functions, okay। Next definitions, we can say about the bijective. Bijective function, a map f from a to b is called a bijective map, a bijective function if f is both वन वन एंड ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ओके। वन वन एंड ऑन टू,
Okay, so next we talk about the many one function, a function which is not one one, जो one one नहीं, many one मतलब कई x का एक इमेज सेम इमेज आ रहा है, तो एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट 2x है ना, जिनकी इमेज सेम आ रही है, तो वो हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन हो जाएगा, या कह सकते हो वो वन वन नहीं होगी, तो फंक्शन विच इज नॉट वन वन दैट विल बी कॉल्ड मैनी वन, तो मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन, ये बेसिक जो डेफिनेशन है ये हमें बहुत बारीकी से चीजों को पता होना चाहिए, कहीं पर भी हमें जरूरत पड़ सकती है ओके, इसलिए हम इसको फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर दे रहे हैं। इफ टू और, देखो कैसे डिफाइन किया है, टू और मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स गिव द सेम इमेज, है ना, एलिमेंट्स in A have the same image, है ना, इसका मतलब मैनी वन हो गया ना, कई सारी मैनी एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेज आ रही है ना, वन इमेज आ रही, आई यू कैन सी, that is you can say if fx is just equal to fy, this implies x is not equal to y, मतलब there is two element x and y, their images are same, then you can see, then this is f from A to A is called many to one, many to, got it। एक फंक्शन और होता है दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, जो कि ऑन टू नहीं होता, तो इफ इनटू फंक्शन की अगर हम यहाँ पर लिख लें डेफिनेशन, इनटू फंक्शन, तो जो कि हमारे पास नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है उसको हम इनटू बोलते हैं। ऑन टू का मतलब, इसका मतलब है उसका जो रेंज है दैट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ योर कोडोमेन, कोडोमेन का प्रॉपर एक एलिमेंट हमारे पास कोडोमेन के अंदर है जिसके लिए हमको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, ओके। कंपोजिशन है, टू फंक्शंस को कंपोजिट कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द कंपोजिशन, हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, दो फंक्शंस को कंबाइंड फॉर्म में लिख देना, है ना, या फिर हम, आइए जरा इसको सीख लेते हैं, सही तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज बेसिक डेफिनेशन है जो हमको हमेशा आनी चाहिए, और मैथमेटिक्स के किसी भी पेपर को आप पढ़ोगे, इन सारे पेपर्स के अंदर ये डेफिनेशंस, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसकी जरूरत पड़ेगी। Composition of function, so if I'm just defining two functions, let f is a defined from A to B, and another function g which is defined from B to C, then composition मतलब we are अब हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि A से C के ऊपर होगा, है ना, then composition, of functions f and g is a mapping, you can say the mapping is a mapping from A to C, is given by तो g of f ऐसे लिखा जाता है, दिस इज फ्रॉम A to C such that g of f of x is just equal to g of f, okay, for all x is in
एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब अगर हमें कंपोजिशन दो फंक्शंस का लिखना है तो उसमें जो हमारे पास कोडोमेन है एफ का, दैट शुड बी द डोमेन ऑफ another, ठीक है। तो यू कैन से हियर द डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपोजिशन, है ना। तो दीज आर द सम रिजल्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। और फंक्शंस के ऊपर हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमें आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इनके ऊपर आप चीजों को रिवाइज कर लेना, चीजों को। अब हम बात करेंगे कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग अ फंक्शन एफ, एक सेट लेते हैं ए और एक सेट लेते हैं बी, ओके। यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया और यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, मान लो कि 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने लिखा ए बी सी डी ई, ठीक। हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम हेयर टू हेयर। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इमेजेस की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा 1 की इमेज आ रही है बी, और 2 की इमेज है तुम्हारे पास ए, 3 की इमेज है सी, ओके, एंड 4 की इमेज है तुम्हारे पास सी। कुछ इस तरीके से अब चीजों को समझना। हमको एक फंक्शन डिफाइन किया, ये जो एफ है दिस इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन विच इज फ्रॉम, इसको एफ इनवर्स ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम बी टू ए। और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो F1 की इमेज है वो तुम्हारे पास B है, F2 की इमेज है दैट इज योर A, और F3 की इमेज है दैट इज योर C, एंड F4 की इमेज भी C। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने मान लो F1 डिफाइन किया और B, तो अब B के एलिमेंट्स के ऊपर F1 F इनवर्स अप्लाई होगा। तो F इनवर्स ऑफ A की जो इमेज होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी, वो 1 हो जाएगी। क्यों, सॉरी, वो तुम्हारे पास 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि F2 की इमेज क्या है, A। तो यू कैन से दिस इज 2। एंड जब हम बात करेंगे F इनवर्स ऑफ B की, तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी, 1। जब हम बात करेंगे F इनवर्स ऑफ 3 की, C की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब एक चीज ध्यान देना, हमारे पास जब हम C की इमेज इधर से लिखने जाएंगे B से A के लिए, तो हमारे पास C के लिए प्री जो इमेजेस है वो 2 मिल रही है, मतलब यूनिक इमेज नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन मैनी वन नहीं हो सकता अगर इनवर्स उसका लिखना है। क्योंकि अगर मैनी वन हो गया तो ये जो सी की इमेज हम जब लिखने जाएंगे तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक 3 है और दूसरा 4 है। और इसका मतलब इस सी के लिए दो इमेजेस आ रही और यूनिक इमेज होती है फंक्शन को। तो हमने पहली बात तो ये कि इस फंक्शन को हमें रजिस्ट करना है, ये फंक्शन शुड बी 1 1। पहली बात तो ये कि इस फंक्शन का 1 1 होना बहुत जरूरी है अगर हम इनवर्स डिफाइन, क्योंकि हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं बी से ए के ऊपर कुछ इस तरीके से कि जो इमेज है किसकी, एफ की, है ना। मान लो हमने कहा दिस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो वाई की तरफ से जब एफ इनवर्स अप्लाई करें तो उसकी इमेज एक्स आ जाए। जिस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं सेट बी से ए के ऊपर, तो पहली बात ये कि जो एफ है वो इटसेल्फ मैनी वन नहीं हो सकता। अगर वो मैनी वन हो गया तो उसके लिए हम इनवर्स जैसा कोई एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन, कोई रिलेशन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा इस बी के अंदर जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस होंगी, और ऐसा फंक्शन की डिफिनीशन में नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पहली प्रायोरिटी ये है कि एफ शुड बी 1 1, एफ का 1 1 होना बहुत जरूरी। ठीक, दूसरी बात, मान लो हमने यहाँ पर इस पे 4 को हमने बी पे भेज दिया, तो हमने ये एफ इनवर्स ऑफ सी हमने 3 लिख लिया, एफ इनवर्स ऑफ डी जो है वो हमने 4 लिख दिया, दैट्स ओके।
बट व्हाट अबाउट दिस ई, क्योंकि हमारे पास फॉर एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट should there exist a unique element in the second set। तो बी के अंदर एक ई पड़ा होगा, बट ई की कोई प्री इमेज हमको ई की कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए जब हम इनवर्स लगाएंगे तो उसकी कोई इमेज नहीं मिलेगी। उसकी कोई इमेज नहीं मिलेगी, इसका मतलब तब भी हम फंक्शन को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तब भी हम एफ इनवर्स फंक्शन नहीं डिफाइन कर पाएंगे। इट मीन्स दैट कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इस बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस एफ फंक्शन शुड बी ऑन टू। ओके, अब यहां से हमारे पास डेफिनेशन शुरू होती है कि दिस इफ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी दैट शुड बी बाइजेक्टिव। पहली बात तो ये बाइजेक्टिव। देन एफ इनवर्स डिफाइंड as this f inverse is a mapping from b to a such that b to a। अब ये हमारे पास f इनवर्स अगर y के ऊपर ऑपरेट करता है, ये अगर y के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे इफ दिस fx इज इक्वल टू y। अगर यहाँ पर x की इमेज y है तो f इनवर्स में y की इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, y की इमेज जो है x हो जाएगी। दैट इज द इनवर्स फंक्शन, है ना। तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इफ फंक्शन इज 1 1 on 2, you can say bijective, then their inverse will be exist and defined like this, जो हमने बताया कि हमारे पास अभी। अब हम देख लेते हैं, अब जरा यहाँ पर a और b ले लेते हैं और समझ लेते हैं चीजों को। तो इफ यू आर जस्ट सेइंग दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर a, दिस इज योर b, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक फंक्शन है f दैट शुड बी बाइजेक्टिव, है ना। तो इसका मतलब इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ इसको मैप करा दिया, इसको हमने मैप करा दिया। तो यहाँ पर f ऑफ 1 की इमेज है a, f ऑफ 2 की इमेज है c, एंड f ऑफ 3 की इमेज है तुम्हारे पास b। ओके, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ के ऊपर जब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन दैट इज और एफ इनवर्स। ओके, तो एफ इनवर्स के लिए फिर एफ इनवर्स ऑफ ए की इमेज लिखने जाएंगे। तो एफ इनवर्स की इमेज, एफ इनवर्स ए की इमेज वही होगी जो ए की प्री इमेज है एफ के अंदर, है ना। तो वो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ अगर हम सी की बात करें, बी की बात करें, तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 3। एंड दिस इज एफ इनवर्स ऑफ सी की अगर हम बात करें दैट विल बी 2। तो दिस इज अ इनवर्स फंक्शन। क्लियर, गॉट इट। ओके, कुछ और बेसिक चीजें हैं जैसे कि इवन एंड ऑड फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इनवर्स फंक्शन समझ में तो आ ही गया है, ठीक है। इवन एंड ऑड एंड इवन फंक्शन, तो ध्यान देना। सिंपली if a function f such that minus of x is just equal to minus times of f। कुछ ऐसा फंक्शन है जो इस तरीके से कॉल करता है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन है जो, अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये तुम्हारा पास कहता है ऑड फंक्शन है। या फिर हम साइन एक्स अगर ले लें, ये भी ऑड फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स डालते हैं तो ये माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, एंड दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, एंड यू कैन से माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली हम यहाँ पर साइन में हम माइनस ऑफ एक्स डालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स होता है। देन यू कैन से दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस। तो अगर हम यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और निगेटिव टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन। क्लियर। तो इवन फंक्शन क्या होता है, इफ एफ एक्स ऑफ निगेटिव ऑफ एफ एक्स, यू कैन से
अगर आप कह रहे हो यहाँ पर दिस इज योर एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स, मतलब वही सेम फंक्शन बना रहता है अगर एक्स को हम रिप्लेस करते फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। अगर एग्जांपल देखना चाहें तो वी कैन सी हियर कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, है ना, एंड कॉस एक्स etc, दीज आर योर इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर चूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी अगेन एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स अगेन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं कॉस में, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज जस्ट इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस का एक्स हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास अगेन एफ एक्स आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऑड एंड इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन कौन सा होता है, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो फंक्शन सेम बना रहे, दैट इज योर इवन फंक्शन। और अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन नेगेटिव टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाता है। क्लियर? नाउ सम बाउंडनेस की बात कर लेते हैं फंक्शन की। बाउंडनेस, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। ध्यान देना, इफ वी आर जस्ट सेइंग वी हैव अ फंक्शन, ठीक है, तो लेट f from a to b be a फंक्शन। यहाँ पर a से b की जगह पर हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, जस्ट सेइंग हियर, इसको हम बोल देते हैं कि दिस इज अ कलेक्टिविटी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर इसकी कोडोमेन रियल नंबर ले लेते हैं। कोडोमेन कितना भी लार्जेस्ट सेट ले सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एंड दिस ए इज अ सबसेट ऑफ, ए जो है वो हमारे पास आर का सबसेट ही है, मतलब हम रियल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो डिफाइंड दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज योर लाइक फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन कब कहलाता है, इफ एफ एक्स, अगर वहां पर हमको एक रियल नंबर मिल जाए, देयर एग्जिस्ट, इफ बाउंडेड एबव हम बोलते हैं, बाउंडेड एबव, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट a real number m in R such that जो fx है, जो फंक्शन की वैल्यू है, that will be always less or equal to this number for all x digit a। a मतलब डोमेन, डोमेन के अंदर हमारे पास कोई भी x ले ले, उसके उसको डालते हैं और फंक्शन की वैल्यू उस रियल नंबर से हमेशा कम ही रहती है, तो फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड एबव कहलाता है। और दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड, ठीक है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट बाउंडेड बिलो। इफ देयर एग्जिस्ट a real number small m such that फंक्शन की वैल्यू इस रियल नंबर से हमेशा ग्रेटर हो, है ना, एक स्मॉलेस्ट स्मॉलर निगेटिव में भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर मिलती है, बट वो एक मिल जाए हमको रियल नंबर जिससे फंक्शन की वैल्यू हमेशा बड़ी है, उसके इक्वल भी आ सकती है, इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, ठीक है। दिस कॉल्ड फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो और दिस स्मॉल m इज कॉल्ड लोअर बाउंड, इसे क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। ओके, इसका मतलब है फंक्शन क्रॉस नहीं कर रहा, बाउंड हो गया, राइट साइड से बाउंड हो गया तो इसका मतलब बाउंडेड एबव हो गया, लेफ्ट साइड से बाउंडेड है इसका मतलब बाउंडेड बिलो हो गया। ओके, अब बाउंडेड फंक्शन की बात हम कब करेंगे, जब वो दोनों तरफ से बाउंडेड हो। बाउंडेड की अगर हम बात करें तो इट मींस दैट इज योर बाउंडेड एबव
प्लस बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। देन केस में तो दिस if we can say there exists M and capital M in R such that this fx is lies between capital M and small m for all x is in, तो ये हमारे पास डिफिनीशन होती है, ये बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज फंक्शन इज कॉल्ड अनबाउंडेड। क्या बोलेंगे? फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो उसको हम अनबाउंडेड बोलेंगे। इट मीन्स इट उसका एक तरफ से वो बाउंड नहीं है, दूसरी दोनों तरफ से बाउंड नहीं है, ठीक है, या दोनों तरफ से हमारे पास अनबाउंडेड है ना, दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द फंक्शंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोनोटोनिक फंक्शंस, है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब होता है कि या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। तो यहाँ तक की चीजें समझ आ रही होंगी, इनको आप लिख जरूर लीजिएगा अपने नोट्स में, आप नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर। जो भी आपको चीजें, जो भी कंटेंट आपको सही लगे वो चीजें वो आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा ताकि आप रिवाइज कर सके बिफोर एग्जाम, और रिवाइज कर करके आप अपनी चीजों को बहुत मजबूत बना सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन होता है या तो वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन, तो उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन बोल लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो if let this x1 is less than x2, okay, this implies f of x1 is less or equal to f of x2, okay, so this f of x1 is less or equal to f of x2, it means अगर हमारे पास x1 छोटा है x2 से, मतलब हम x में इंक्रीज कर रहे हैं तो फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, या कह सकते हैं y में भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और इक्वलिटी भी हो सकती है, मतलब समटाइम्स इट विल बी रिमेन द कांस्टेंट दैट विल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास वो फंक्शन कैसा कहलाता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या सिंपली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो फंक्शन में एक्स तो बढ़ रहा है बट y की वैल्यू घट रही है, लाइक दिस। इफ if this f of x1 is greater or equal to f of x2 for this x1 is greater or equal to sorry greater than x2, sorry x1 is less than x, मतलब हम x में तो बढ़ रहे हैं बट हमारी वैल्यूज कम होती जा रही है, तो हमारे पास इक्वलिटी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है x बढ़ रहा हो बट y कांस्टेंट हो, दैट पॉसिबिलिटी आल्सो कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। अब इसमें एक और वर्ड होता है दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, तो इसमें क्या होता है, जो इक्वेलिटी है वो हट जाती है। दिस इज f of x1 is less than, strictly less than x2 if x1 is less than x2, and strictly decreasing if f of x1 is greater than f of x2 and this x1 is less than। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इन दैट केस वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ध्यान देना, अगर कोई हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसे मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं, और अगर हम डिक्रीजिंग है तो इसको मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं। ठीक, बट अगर हमारे पास कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसको हम स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास दो एक्स के लिए सेम वाई आ जाए, है ना, इट इज पॉसिबिलिटी इज देयर। तो दिस इज, तो अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, if a function is either increasing or decreasing, is called monotonic, monotonic function called monotonic function। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनेशन कि मोनोटोनिक क्या है, या तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है थ्रू आउट डोमेन या तो डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, और उनके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो आइए जरा, जैसा कि हमने देखा कि वी हैव अ फंक्शन, और फंक्शन को की वैल्यूज भी होती हैं, इफ, तो लेट y is equals to fx be a function, एक फंक्शन मिल लिया, और अगर हमने कहा कि ये फंक्शन जो है दिस इज डिफाइंड और फ्रॉम r टू r, है ना, एच, हमने कहा दिस इज डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरीके से डिफाइंड है, या ये दिस इज योर एफ है। तो हम एक चीज बात है कि अगर हम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर x बराबर हमने 1 चूज किया तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1। और अगर हम x बराबर माइनस का 1 चूज किया तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स अगेन 1। और x बराबर अगर हमने 1/2 लिया तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। एंड इस तरीके से हमारे पास, तो दीज आर वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। क्लियर, तो जब हमारे पास वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमारे पास वी हैव एक्स, वी हैव उस एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास, तो हमको एक पेयर मिल गया, एक्स कमा वाई, या यू कैन लाइक दिस एक्स कमा वाई। ठीक है, तो इसको हम अपने जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी डिफाइंड बाय अ पॉइंट, है ना, पॉइंट से चीजों को डिफाइन करते हैं। तो वी हैव दिस इज एक्स एक्सिस, और बी हमने ये फंक्शन कहाँ डिफाइन किया, आर टू आर। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है दिस इज, यू नो दैट दिस इज अ रियल लाइन, वी हैव ऑल द रियल नंबर ऑफ द एक्स एक्सिस आल्सो, तो दिस इज योर आर, और ये हमारे पास एक्स है, एक्स डैश, और यहाँ पर ये भी हमारे पास रियल लाइन है। तो वाई जो मिल रहा है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे मिल रहा है। ओके, यहाँ पर 0,0 होता है, वी नो अबाउट, तो एक्स कमा वाई, वी डिफाइन अ पॉइंट एक्स कमा वाई। तो हम एक इसी तरीके से जो हमारे पास रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच में, या जो फंक्शन होगा उसमें हम एक्स पुट करेंगे तो वाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सर्टेन
पॉइंट्स हमको मिलते जाएंगे और उन पॉइंट्स का हम एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। वी ड्रॉ अ लोकस फॉर सच पॉइंट्स, है ना। तो ये जो लोकस आएगा, दैट लोकस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हम एक लेक्चर में फंक्शंस के ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ताकि हम जब कभी कंटिन्यूटी की बात करें, जब कभी हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो हम ग्राफ को विजुलाइज कर सके और क्या होते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सके। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ। तो एक्चुअली क्या है, ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं उस फंक्शन में रख के आए, जैसे यहाँ पर था, तो ये ग्राफ इज क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं जो एक्स कामा वन, ये सारे पेयर ही तो हैं। ये वन कामा वन, ये तो ये माइनस वन कामा वन, एंड दैट इज इक्वल्स टू वन बाई टू कामा वन बाई फोर। इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है दैट इज योर ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन is defined like this. This is pair x comma fx such that this x is from, अगर हमने r से डिफाइन किया है तो r के ऊपर बात करते हैं, r ये भी r में है, और जो fx है वो भी तुम्हारे पास r का मेंबर है ना। तो ये जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। और अगर हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर हम अगर उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे तो वो एक कर्व, एक एक ग्राफ बन के आएगा। बट इफ theoretically you want to write, you can write like this. So this the collection of such points is called a graph of the function. तो रिस्पेक्टिव फंक्शन जो भी होगा उसका वो ग्राफ कहलाता है। ओके, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम जैसे मान लिया कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, हमने कहा, फंक्शन नहीं, हम कह रहे कि एक रिलेशन, हमने कहा दिस इज एफ फ्रॉम आर टू आई, एक हमने रूल डिफाइन किया और वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, दिस इज योर एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये हमने इस तरीके से डिफाइन कर, ठीक। तो ये रूल हमारे पास फंक्शन है या नहीं, इस चीज को देखना है तो हमको क्या देखना होगा कि हमारे पास जो हमने फर्स्ट सेट लिया है, जिसको हम लेटर वी कॉल्ड फंक्शन डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जिसपे फंक्शन डिफाइंड ना हो, हर एक एलिमेंट पे डिफाइंड होना चाहिए। तो तुम्हारे पास हम देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x बराबर वन पुट करते हैं तो यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जीरो से डिविजिबिलिटी हमारे पास डिफाइंड नहीं होती। तो if we putting x is equals to 1, we get f1 is equals to undefined, है ना, अनडिफाइंड प्लस इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू। इट मीन दैट कि हमारे पास x बराबर वन पे फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है या डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं, ठीक है। तो फंक्शन नहीं है तो कब होगा, अगर हमारे पास वन ना हो और सारे पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू देगा, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू देगा, तो यू कैन से कि नाउ इसको हम इसकी जो डोमेन है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ वी आर जस्ट सेइंग नाउ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर, इसमें से हम वन को हटा दे रहे हैं, फ्रॉम दिस एक्सक्लूडिंग वन फ्रॉम हियर, हमने यहाँ से वन को हटा दिया और नाउ इट इज डिफाइंड फंक्शन। तो ये अब हमारे पास जो डिफाइंड है दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, जनरली हम फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन है वो किस फंक्शन की वैल्यूज पे अनडिफाइंड है उनको एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद रिमेन करे कहेंगे तो इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ डेफिनेशन, है ना, डीओडी, ठीक। कि हमारे पास उस जो फंक्शन जो डिफाइंड है उसके लिए डोमेन क्या है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिनके डेफिनेशन, जिस डोमेन ऑफ डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि उसकी डोमेन एक्चुअली है क्या, या किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है या एक डेफिनेट एक वैल्यू दे रहा है। क्लियर, ओके।
ओके, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी अंडरस्टूड कि क्या होता है, जिसपे हमारे पास जो रिलेशन है, जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, जिन एक्स की वैल्यूज पे वो फंक्शन वैल्यू दे रहा है कोई ना कोई, वो हमारे पास होता है। जैसे कि अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, सपोज दैट हमने लिखा दिस एफ इज इक्वल टू 10x। ठीक है, वी क्लियरली नो कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। और एक चीज पता है कि अगर अपॉन में जीरो होता है तो वहां पर अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। इट मीन दैट हमें वो सारे वैल्यूज रियल नंबर में से हमें एक्सक्लूड कर देने हैं जिसपे cos x क्या होता है, जीरो होता है। तो यू नो दैट कि cos x इज इक्वल टू जीरो फॉर x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। जो हमारे पास ऑड मल्टीपल होता है π/2, उसके लिए हमारे पास कॉस क्या होता है, जीरो होता है, एन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर। तो हम करेंगे क्या, जो हमारे पास डी ऑफ डी हो जाएगा, डिफिनीशन ऑफ डोमेन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से हमें हटा देना है क्या, these numbers 2n+1 π/2 such that this is n from set of इन सबको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब हमारे पास ये डोमेन हो गई किसके लिए, tan x के लिए, है ना। tan x हमारे पास जो ऑड मल्टीपल होते हैं π/2 उस पे वैल्यूज नहीं देता, उस पे हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती। या कह सकते हो अनडिफाइंड होता है। ओके, तो बी क्लियर अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, आपका जो आपका 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, जो कि एक चैप्टर होगा उसमें रिलेशंस एंड फंक्शन, और उसको आपको रिवाइज कर लेना है। फंक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, लिमिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट को कंटिन्यू करेंगे। लिमिट को अभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस ही नहीं कर पाए, और हमारे पास टाइम 1 आवर होने वाला है। तो कोई नहीं, हम इस लेक्चर में हमने बेसिक फंडामेंटल को सीख लिया है, और एक रिकॉल हो गया हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स था, जो हमारे पास स्कूल कैडर में हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था, वो सारी चीजें हमने फिर से रिवाइज कर ली हैं। तो हमारे पास जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आप आसानी होगी, और जो बेसिक फंडामेंटल है ये आपका हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। द नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर डिस्कशन। ओके, तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एक आप राइट जरूर करिए, आप केवल लेक्चर्स को सुने ही ना, साथ में लिखे भी। ओके, थैंक यू सो मच।